ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है भैया? द अट्रैक्टिव फोर्स इन बिटवीन टू मास, द attractive force in between two mass is called gravitational force. हेलो आंटी? नहीं उसने क्या था, हर्षिका ने। द ग्रेविटेशनल फोर्स इन बिटवीन टू मास, उसी को हम क्या कहते हैं भैया? ठीक है भैया, दो मास के बीच में लगने वाले अट्रैक्टिव फोर्स को हम क्या कहते हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स। क्या कहते हैं? द अट्रैक्टिव फोर्स इन बिटवीन टू मास is called a gravitational force. is called, दो मासेस के बीच में लगने वाला जो अट्रैक्टिव फोर्स होता है उसी को हम क्या कहते हैं भैया? ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स। देखिए, कैलकुलेशन ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, इसकी कैलकुलेशन कैसे की जाए? तो ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है तो मास के बीच में, इसको कैलकुलेट करने के लिए न्यूटन ने एक लॉ दिया जिसे लॉ ऑफ ग्रेविटेशन कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? ठीक है, दिस फोर्स कैन बी कैलकुलेटेड बाय this force can be calculated by law of gravitation. ठीक है भैया, इस फोर्स को, इनके दो मासेस के बीच में लगने वाले फोर्स को अगर आपको कैलकुलेट करना है तो उससे किससे किया जाता है? लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, the force in between the force in between two mass is directly proportional to product of their magnitude and inversely proportional to square of the distance in between their center. देखिए भैया, ये कह रहा है कि दो मासेस के बीच में लगने वाला जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो उन दोनों मासेस के प्रोडक्ट के क्या होगा? डायरेक्टली होगा, और उनके सेंटर के बीच की जो दूरी है उसके स्क्वायर के इनवर्सली होगा। क्या होगा? तो आते भैया लिखते हैं इसको। ये एक मास m1 है, इसका सेंटर ये, एक मास m2 है, इसका सेंटर ये, दोनों के सेंटर के बीच की दूरी क्या है? r है। क्या है? अब ये दोनों एक दूसरे को ग्रेविटेशनल फोर्स से एक दूसरे को खींच रहे हैं। ठीक है, अट्रैक्टिव होता है, सेंटर के बीच की दूरी r है। ठीक है, तो कह रहा है कि ये जो फोर्स है, वो m1 इंटू में m2 के डायरेक्टली होगा। मतलब प्रोडक्ट जब सबसे ज्यादा आएगा फोर्स भी क्या होगा? सबसे ज्यादा होगा। प्रोडक्ट कम आएगा तो फोर्स की वैल्यू भी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। एंड F इज इनवर्सली इक्वल टू क्या होगा? R स्क्वायर। ये होगी आपकी फर्स्ट इक्वेशन, ये होगी आपकी सेकंड इक्वेशन। ऑन कंबाइनिंग फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन, क्या हो गया? F इज डायरेक्टली इक्वल टू m1 m2 अपॉन में R स्क्वायर। इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाने के लिए हम एक कांस्टेंट का इस्तेमाल करते हैं, m1 m2 अपॉन में R स्क्वायर। के की वैल्यू जो होती है उसको हम जी लिखते हैं, जिसे कहते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल
कांस्टेंट, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू अगर आप देखोगे तो 6.67 into 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी की पावर क्या होती है -2। ठीक है। अच्छा, इसे यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट क्यों कहते हैं? क्योंकि कई सारे कांस्टेंट होते हैं जो प्लेस टू प्लेस क्या करते हैं, वेरी करते हैं। वैक्यूम में कुछ और होता है, मीडियम में कुछ और होता है, लेकिन ये जो कांस्टेंट है ना, इसकी वैल्यू हर मीडियम में क्या होती है, एक जैसी होती है। मीडियम पे डिपेंड नहीं करता। दो मास के बीच में स्पेस हो, दो मास के बीच में वाटर हो, या दो मास के बीच में कोई भी मीडियम हो, उनके बीच में लगने वाला फोर्स कभी बदलेगा नहीं। यानी दो मास के बीच में लगने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स कभी भी उनके बीच के इंटरवेनिंग मीडियम पे डिपेंड नहीं करता, उनके बीच के मीडियम पे डिपेंड नहीं करता। जबकि इलेक्ट्रिक फोर्स देख लूं, मैग्नेटिक फोर्स देख लूं, ये सब क्या होते हैं, अगर उनके बीच के मीडियम को आप चेंज करोगे तो वो चेंज होंगे, लेकिन ये कभी चेंज नहीं होता। ठीक है। F इक्वल्स टू में जी m1 m2 अपॉन में r, ये ग्रेविटेशनल फोर्स का क्या हो गया, फॉर्मूला हो गया। ठीक है। अब देखिए प्रॉपर्टी ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स आ गया। अभी आपकी प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स है। प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, पहली प्रॉपर्टी क्या भैया, देखिए पहला एट्रैक्टिव इन नेचर। एट्रैक्टिव, इसका नेचर क्या होता है, केवल एट्रैक्टिव होता है। नॉन यूनिवर्स में ग्रेविटेशनल फोर्स का नेचर क्या होता है, अरे यार क्या है ये, एट्रैक्टिव नेचर होता है। क्या होता है, देखिए अगर मैग्नेटिक फोर्स की बात करूं तो मैग्नेटिक फोर्स एट्रैक्टिव और रिपल्सिव दोनों नेचर का होता है। इलेक्ट्रिक फोर्स भी क्या होता है, दोनों नेचर का होता है। मात्र केवल यही फोर्स एक ऐसा है जो केवल क्या होता है, एट्रैक्टिव नेचर का होता है। केवल दो मास से एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। दूसरा सेंट्रल फोर्स, इसे क्या कहते हैं भैया, सेंट्रल फोर्स, मतलब एक मास के सेंटर से दूसरे मास के सेंटर की तरफ लगता है। सरफेस टू सरफेस नहीं लगता, ये हमेशा क्या लगता है, सेंटर टू सेंटर। क्योंकि ये क्या होता है, क्योंकि ये फोर्स एक मास के सेंटर से दूसरे मास के सेंटर में लगता है। मास के सेंटर पे लगता है। ये भैया एक मास के सेंटर से दूसरे मास के सेंटर में लगता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, सेंट्रल फोर्स कहते हैं। वैसे इलेक्ट्रिक फोर्स भी, दो चार्ज के बीच में भी जो फोर्स लगता है वो भी सेंट्रल ही है, वो भी एक चार्ज के सेंटर से दूसरे चार्ज के सेंटर में लगता है। मैग्नेटिक फोर्स भी क्या होता है, सेंट्रल फोर्स होता है। ये भी क्या है, सेंट्रल फोर्स। अगला तीसरा, फॉलो दी इनवर्स स्क्वायर लॉ। ये किसको फॉलो करता है, इनवर्स स्क्वायर लॉ को। इनवर्स स्क्वायर लॉ का मतलब पता क्या होता है, F इज इनवर्सली इक्वल टू क्या होता है, आर स्क्वायर। जिस फोर्स के नीचे आर स्क्वायर लग जाता है, ठीक है भैया, वो इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है। अगला आपको याद होगा, मैंने आपको बताया था कंजर्वेटिव इन नेचर। कैसा नेचर का होता है इसका, कंजर्वेटिव इन नेचर, मतलब अगर आप ग्रेविटेशनल फोर्स के थ्रू वर्डन करोगे क्लोज पाथ में तो वर्डन क्या आएगा, 0 आएगा। इसके द्वारा किया गया वर्डन पाथ पे डिपेंड नहीं करता, इनिशियल और फाइनल स्टेट पे डिपेंड करता है। याद नहीं याद है, आज माउंट का पेपर हुआ था, ठीक है। अगर मैंने आपको पेपर दिखा दिया तो आप कहोगे पेपर वही है जो मैंने 2 दिन में पढ़ाया, एक क्वेश्चन आगे पीछे नहीं है, सेम वैसे ही। रोजरी का पेपर में भी कुछ थोड़े बहुत हार्ड आ गए थे, ऑब्जेक्टिव आ गए थे, बाकी उसका पेपर भी वही था जो मैंने बताया था। गवर्नमेंट स्कूल वालों का 100% पेपर वही रहेगा जो मेरे द्वारा बताया जाएगा, एक क्वेश्चन आगे पीछे रहेगा। तो बस वही करना जो मैं बता रहा हूं, ठीक है। जिसको मैं बोल दूं बहुत इंपॉर्टेंट है तो वो आएगा ही आएगा। कंजर्वेटिव इन नेचर, यानी कंजर्वेटिव फोर्स वो फोर्स होता है जिसके द्वारा किया गया वर्डन पाथ पे डिपेंड नहीं करता। वर्डन इन ए क्लोज साइकिल क्या होता है, 0 होता है, ठीक है।
अगला सबसे मेन बात है, द अट्रैक्टिव फोर्स इन बिटवीन टू मास इज इंडिपेंडेंट ऑफ द इंटरवेनिंग मीडियम इन बिटवीन टू मास। दो मास के बीच में लगने वाला अट्रैक्टिव फोर्स होता है, उनके बीच के इंटरवेनिंग मतलब बीच वाला जो मीडियम होता है उस पर डिपेंड ही नहीं करता। मीडियम कुछ भी हो, फोर्स दो मास के बीच में वही लगेगा। ठीक है, दी ग्रेविटेशनल फोर्स इन बिटवीन टू मास इज इंडिपेंडेंट का क्या लग रहा है इसमें, is independent of the nature of medium in between two mass। दो मास के बीच में किसी प्रकार का कोई भी मीडियम आ जाए, उनके बीच में लगने वाला फोर्स कभी भी चेंज नहीं होगा। कौन सी प्रॉपर्टी है अगली, चौथी थी पांचवी थी, पांचवी है। ठीक है, फॉलो दी न्यूटन थर्ड लॉ, फिफ्थ है थर्ड लॉ ऑफ मोशन। ये किसको फॉलो करता है, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन को। जैसे मान लीजिए एक मास m1 है, दूसरा मास m2 है। अगर ये वाला मास इस वाले मास को अपनी तरफ 6 न्यूटन फोर्स से खींच रहा है, तो ये वाला मास इस वाले मास को अपनी तरफ क्या था, -6 न्यूटन से खींचेगा। ठीक है, दो मास के बीच में हमेशा चाहे कोई कितना ही बड़ा मास हो, धरती और मेरे बीच में जो फोर्स लग रहा है, जितना जितना मैं लगा रहा हूँ उतना ही धरती लगा रही है मेरे ऊपर, इक्वल अपोजिट फोर्स होगा। ठीक है भैया, ये हो गया, कोई दिक्कत तो नहीं। फिर आता भैया वेक्टर फॉर्म। वेक्टर फॉर्म ऑफ लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। आप देख रहे हो ये जो ग्रेविटेशन फोर्स है वो किसके अलॉन्ग लग रहा है, उनके बीच में जो डिस्टेंस है उसके अलॉन्ग लग रहा है, रेडियस भी बोल सकता हूं मैं, क्या बोल सकता हूं। तो ये जो फोर्स लग रहा है उसकी डायरेक्शन क्या है, रेडियस की ही डायरेक्शन में। बस देखो ना, रेडियस ये है तो उसी डायरेक्शन में भी आ रहा है, ये भी रेडियस की डायरेक्शन में है। यानी जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है उसकी डायरेक्शन क्या होती है, रेडियस की डायरेक्शन में। उसके डिस्टेंस की डायरेक्शन, जो स्ट्रेट लाइन खींची होती है, दो सेंटर के बीच की जो दूरी होती है उसी की डायरेक्शन में आपका ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है। ठीक है, वेक्टर फॉर्म। एक मास क्या है, m1 ये रहा, m2 ये रहा, इनका सेंटर के बीच की दूरी क्या है, r। ठीक है, तो ये इसके ऊपर इधर फोर्स लगाएगा और ये इसके ऊपर इधर फोर्स लगाएगा। वेक्टर फॉर्म लिख रहा हूं। ठीक है, तो हमें पता है फोर्स एक वेक्टर है जिसके पास दो चीज होगी, एक क्या होगा, मैग्नीट्यूड, और दूसरी क्या होगी, डायरेक्शन। एक्स की डायरेक्शन क्या होती है, आई कैप, वाई की डायरेक्शन क्या होती है, और जेड की डायरेक्शन क्या होती है, आर की डायरेक्शन क्या होगी, आर कैप। क्या होगी, रेडियस की डायरेक्शन क्या होगी, आर। रेडियस का मैग्नीट्यूड क्या होगा, आर। रेडियस की डायरेक्शन क्या होगी, आर कैप। ठीक है, फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या होगा इन दोनों के बीच में, बताइए। इन दोनों जो मास रखे हुए हैं इनके बीच में जो फोर्स लग रहा है उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, तो जी m1 m2 अपॉन दूरी कितनी है, r। ये तो इनके बीच का क्या हो गया, फोर्स का मैग्नीट्यूड हो गया। क्या हो गया, और डायरेक्शन क्या होगी, रेडियस की, डायरेक्शन ऑफ रेडियस। ठीक है भैया, तो आते हैं एफ वेक्टर इक्वल्स टू में जी m1 m2 अपॉन में r स्क्वायर, और क्या लिखूंगा, r कैप। क्या लिखूंगा, r कैप। आपको पता है जैसे a वेक्टर होता है तो उसके पास दो चीज होती है, मैग्नीट्यूड और, b वेक्टर होगा तो मैग्नीट्यूड और, r वेक्टर होगा तो मैग्नीट्यूड और, तो डायरेक्शन क्या होगी, r वेक्टर अपॉन में r का मैग्नीट्यूड, r कैप की वैल्यू क्या होगी, डायरेक्शन की वैल्यू क्या होगी, वेक्टर अपॉन में उसका मैग्नीट्यूड। तो f वेक्टर क्या होगा, जी m1 m2 अपॉन में
आर स्क्वायर और क्या होगा आर वेक्टर अपॉन में आर का, ठीक बेटा। तो ये हो जाएगा आपका जी m1 m2 अपॉन में आर क्यूब हो जाएगा, आर और यहाँ पे क्या होगा आर वेक्टर। ये क्या होगा वेक्टर फॉर्म ऑफ ग्रेविटेशन फोर्स। आपको सबसे इजी वे में करा रखा है, आपकी एनसीईआरटी में इससे हार्ड दे रखा है। ये मत सोचना कि ये गलत है, ये गलत नहीं है, इजीएस्ट वे में, ठीक है। खैर आती नहीं है तो इसलिए मैंने इस तरीके से करा दिया, आपको समझ में आना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। फिर आता भैया, आगे आ रहा है भैया प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन इन ग्रेविटेशन। देखिए हर केस में प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन अलग अलग होते हैं। चलो मैं एग्जांपल देता हूं, जैसे मैं एक मास हूं, आप भी सारे मास हो, ठीक है। मेरे पे ये मास है तो ये भी ग्रेविटेशन फोर्स लगाएगी, ये भी लगाएगी, सब लगाओगे आप सब। मेरे ऊपर लगने वाला कुल ग्रेविटेशन फोर्स कितना होगा? सबके सम के बराबर होगा। कौन सा सम? वेक्टर सम। देखिए मैं नॉर्मली नहीं ऐड कर सकता फोर्स को, क्योंकि आपको पता है हर बंदे की लोकेशन अलग अलग है, हर बंदे की फोर्स की डायरेक्शन भी क्या होगी अलग अलग होगी, तो हर डायरेक्शन अलग अलग है। इस केस में आप नॉर्मली ऐड नहीं कर सकते। जब दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में होते तब आप डायरेक्टली ऐड कर दो, लेकिन हर वेक्टर यहाँ पर हर फोर्स की डायरेक्शन क्या है अलग अलग है, यानी हर वेक्टर अलग अलग डायरेक्शन में। और इस केस में ऐड करने के लिए आप नॉर्मल एडिशन नहीं वेक्टर एडिशन का इस्तेमाल करते हो। और वेक्टर एडिशन क्या होता है? अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, जिसको आप ट्रायंगल लो या पैरेललोग्राम नाम लो से नाम से जानते हो। पैरेललोग्राम लो पक्का आएगा, बताया ना, पूरा पेपर वही आया था, पूरा पेपर तेरा वही आया था, नहीं आया था जो बताया था, जो 2 दिन में कराया ना पूरा वही आ गया है। अबे यार कल कल तेरे को मैंने मैसेज की थे यार, तुम्हें तो भूल ही आता कि कौन क्या कहते हैं कि माउंट पे, तेरे को ही मैसेज नहीं कर पाया ना, तेरे को किया ना सैमुअल को किया। कल रात को मैंने बहुत सारे क्वेश्चन भेजे थे पेज, अब पूछो वही वही सारे आ गया। मैं भूल जाता हूँ ये माउंट में कौन कौन है, ठीक है। तब देखिए भैया ये एक मास है m0। देखिए पहले प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, पहले बाद में लिखवाता हूँ प्रिंसिपल, पहले समझा देता हूँ। ये मास है आपका m0, क्या है? इसके पास में एक मास ये पड़ा हुआ है, एक मास ये पड़ा हुआ है और एक मास mn पड़ा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? तो ये वाला मास इसको इधर खींचेगा, फोर्स ड्यू टू फर्स्ट ऑन नॉट, जब पढ़ेंगे फोर्स एट m0 ड्यू टू फर्स्ट मास, क्या पढ़ेंगे? या फिर एक यही लिख दो आप F1 लिख दो, इसको क्या लिख दो? इसका मतलब ये हुआ कि इसके ऊपर कौन फोर्स लगा रहा है? m1। ये कौन फोर्स लगा रहा है? इसके ऊपर ये फोर्स लगा रहा है। ऐसे ही Fn, ये फोर्स कौन लगा रहा है? इसके ऊपर ये लगा रहा है, ठीक है। जो टोटल फोर्स लग रहा होगा, टोटल फोर्स एट m0 पे जो कुल फोर्स लग रहा है वो किसके बराबर होगा? F1 फोर्स प्लस F2 फोर्स प्लस डॉट 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 Fn फोर्स। कोई दिक्कत तो नहीं है? अच्छा टोटल फोर्स तो मैं लिख रहा हूँ F वेक्टर, क्या लिख रहा हूँ? कोई दिक्कत तो नहीं। अच्छा इसके पास क्या होगा? इस फोर्स वेक्टर के पास मैग्नीट्यूड क्या होगा? F1 और डायरेक्शन क्या होगी? R1 क्या होगी? इस F2 वेक्टर के पास क्या होगा? मैग्नीट्यूड क्या होगा? F2 वेक्टर F2 और डायरेक्शन क्या होगी? R2 प्लस डॉट 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 डॉट, इसके पास क्या होगी? Fn और डायरेक्शन क्या होगी? Rn कोई दिक्कत तो नहीं है? इस वेक्टर को इसे लिख दिया, इस वेक्टर को ऐसे लिख दिया और इस फोर्स वेक्टर को ऐसे लिख दिया। पता ना आपको हर फोर्स के पास डायरेक्शन हमेशा रेडियस की ही डायरेक्शन में होती है, समझ गया? तो बेटा इसकी वैल्यू क्या होगी बताइए? ये किसके बीच का फोर्स है? ये इसके और इसके बीच का फोर्स है। दूरी क्या है? R1 है। मैंने दूरी तो नहीं लिखी यार, इसके बीच की दूरी क्या है? ये R1 डिस्टेंस है, ये R2 डिस्टेंस है और ये क्या है? Rn डिस्टेंस है, ठीक है। तो F1 की वैल्यू क्या होगी? Gm1 m0, देखिए इन दोनों के बीच का फोर्स है ना, तो पहला चार्ज क्या है और पहला मास क्या है? m1 है, दूसरा क्या है? m0 है। तो क्या लिखोगे? Gm1 m0 R1 स्क्वायर, और R1 कैप की वैल्यू क्या होगी बेटा? R1 वेक्टर अपॉन में R1 मैग्नीट्यूड, बोलो हाँ।
देखो F2 किसके बीच का फोर्स है? F2 इन दोनों के बीच का फोर्स है ना, M2 और M0 के बीच का। तो बताओ इस फोर्स की वैल्यू क्या होगी? G M2 M0 R2 स्क्वायर R2 कैप, ठीक है भैया, प्लस डॉट 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 डॉट, ये किसके बीच का फोर्स है? ये इसके और इसके बीच का फोर्स है, निकालो। G MN M0 RN स्क्वायर RN कैप, ठीक है भैया, किसी को दिक्कत तो नहीं है? क्या हुआ? पता है इस फोर्स की वैल्यू क्या होगी? ये इन दोनों के बीच में लगने वाला फोर्स है, मैग्नीट्यूड बता। G M1 M0 दूरी कितनी है? R1 स्क्वायर, और इसकी डायरेक्शन, इसकी वैल्यू क्या है? अच्छा ये सेम लिख दिया क्या मैंने? ये सेम लिख दिया मैंने। ये क्या होगा? R2 वेक्टर अपॉन में R2 मैग्नीट्यूड, प्लस डॉट डॉट G MN M0 अपॉन में RN स्क्वायर RN वेक्टर अपॉन में RN मैग्नीट्यूड। कोई दिक्कत तो नहीं है? समझ गए? अब इसको फाइनली क्या लिखते हो? G M1 M0 R1 वेक्टर अपॉन में R1 क्यूब, G M2 M0 R2 वेक्टर अपॉन में R2 क्यूब, प्लस डॉट 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 G MN M0 RN वेक्टर अपॉन में RN क्यूब। कोई दिक्कत तो नहीं है? अब एक काम कीजिए, इसका यूज कहीं नहीं होगा, इसका यूज कहीं नहीं होगा, ठीक है। कॉमन क्या आएगा? G M0 कॉमन आ गया, अंदर क्या बचेगा? M1 R1 वेक्टर अपॉन में R1 क्यूब, M2 R2 वेक्टर अपॉन में R2 क्यूब, डॉट 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 डॉट, ये क्या होगा? MN RN वेक्टर अपॉन में RN क्यूब, ठीक है भैया। यही है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। क्या कहता है? टोटल फोर्स एट M0 पे जो कुल फोर्स लग रहा है M0 is vector sum of all force act on it। ठीक है भैया, ये प्रिंसिपल क्या कहता है कि टोटल फोर्स जो M0 पे लग रहा है वो किसके बराबर होगा? वेक्टर सम ऑफ ऑल फोर्स एक्ट ऑन इट, प्रोवाइडेड दैट the force in between two mass is independent of the presence of थर्ड मास। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इसका मतलब समझिए, इन दोनों के बीच में जो फोर्स लग रहा है, कोई सा भी तो पेयर ले लो, इन दोनों के बीच में जो फोर्स लग रहा है ना वो इनकी प्रेजेंस पे डिपेंड नहीं कर रहा, ये चले जाएं या आए कोई फर्क नहीं पड़ रहा इनके बीच के फोर्स को। वही कह रहा है कि प्रोवाइडेड दैट द फोर्स इन बिटवीन टू मास इज इंडिपेंडेंट ऑफ द प्रेजेंस ऑफ थर्ड मास, रहे ना रहे इससे कोई फर्क, इनके बीच का जो फोर्स है वो बाकी मासेस के, इनके बीच में जो फोर्स है वो बाकी मासेस पे डिपेंड नहीं करेगा। यही है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ। ठीक है भैया, ये खत्म हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। कुछ क्वेश्चंस है? क्वेश्चन बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, यही आते हैं इसके ऊपर क्वेश्चन ही आएंगे, बस आपको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। देखिए पहला क्वेश्चन है, एक मास M1 है जिसका मास क्या 2 kg है, एक मास M2 है जिसका मास 4 kg है,
एक मास m3 है जिसका मास 6 kg। इन दोनों के सेंटर के बीच की दूरी क्या है? 2 मीटर। इन दोनों के बीच सेंटर के बीच की दूरी क्या है? 2 मीटर। ठीक है, तो कह रहा है कैलकुलेट टोटल फोर्स एट m2। m2 के ऊपर कुल फोर्स की वैल्यू बताओ। m2 के ऊपर, m2 कौन है? ये रहा। इसके ऊपर कुल फोर्स की वैल्यू बताओ। ठीक है, तो अच्छा देखिए, ये वाला मास, इस देखिए बता रहा हूं मैं, जिस मास पे फोर्स की बात करो केवल आप उसी की बात करो। बाकी ये वाले मास के बीच में फोर्स लग रहा है, इसके और इसके बीच में भी लग रहा है, इसके और इसके बीच में भी लग रहा है। समझ गए? लेकिन मैं जिसके ऊपर फोर्स निकालने की बात कर रहा हूं केवल आपको वही देखना है। ठीक है, तो मैं केवल m2 के ऊपर फोर्स की बात कर रहा हूं, तो केवल मैं उसी की बात करूंगा। ठीक है, तो ये वाला मास इस वाले मास पे किधर फोर्स लगा रहा है बताओ। m1 जो है वो m2 को किधर फोर्स लगा रहा है? लेफ्ट में, राइट में? लेफ्ट में खींचेगा ना, अट्रैक्टिव ही तो होता है ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ये वाला मास इस वाले मास को इधर की तरफ खींचेगा, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू फर्स्ट। ये हो गया। ठीक है, अच्छा, ये वाला मास इस वाले मास में कहां फोर्स लगा रहा होगा? राइट में, क्योंकि ये भी इसको इधर खींचेगा, इधर की तरफ। क्या पढ़ेंगे? फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 3। कोई दिक्कत तो नहीं है? अच्छा, हम देख रहे हैं दोनों में से ज्यादा कौन होगा, 2 और 4 के बीच का फोर्स ज्यादा होगा या 4 और 6 के बीच का ज्यादा फोर्स होगा? 4 और 6 के बीच में ज्यादा फोर्स होगा। पता क्यों? क्योंकि यहाँ पे मासेस का प्रोडक्ट क्या है? ज्यादा है। इन दो, इसमें प्रोडक्ट क्या आ रहा है? 24, और इसमें प्रोडक्ट क्या आ रहा है? 8। तो यहाँ पर क्या होगा? कौन सा फोर्स ज्यादा होगा? 2 3 ज्यादा होगा। तो यार F23 इज ग्रेटर देन F21, यानी ये वाला फोर्स क्या है आपका? ज्यादा है, और ये वाला फोर्स क्या है भैया? कम है। तब क्या करेंगे? नेट फोर्स इसके बराबर होगा F23 माइनस F21, क्योंकि दोनों अपोजिट है। बड़ा तो है लेकिन अपोजिट भी तो है, तो दोनों का माइनस। अच्छा बताओ, 2 और 3 के बीच में फोर्स की वैल्यू बताओ। तो GM2 M3 अपॉन में दूरी कितनी है भैया? 2 और 3 के बीच में दूरी कितनी है? 2 का स्क्वायर माइनस इसके बीच का फोर्स बताओ, 2 और 1 का, 2 और 1 के बीच का। तो क्या होगा? GM1 M2 दूरी कितनी है भैया? 2 का स्क्वायर। चलो ये सॉल्व करते हैं। टोटल फोर्स एट M2 कितना हो गया भैया? जी की वैल्यू क्या थी? 6.67 इंटू 10। इसे कॉमन ही लो, क्योंकि दोनों में से कॉमन आ रहा है। कॉमन क्या आ रहा है देखिए भैया, M2 यहां पर भी है, M2 यहां पर भी है, कॉमन ले लो। क्या क्या कॉमन आ रहा है? GM2 कॉमन आ गया दोनों में से। अंदर क्या बचेगा? M3 अपॉन में 2 स्क्वायर और माइनस M2 अपॉन में M1 है। M1 अपॉन में क्या बच रहा है भाई? अच्छा, M1 अपॉन में 2 स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद सारी वैल्यू रखो। तो जी की वैल्यू क्या होती है? 6.67 इंटू 10⁻11। M2 कितना बेटा? M2 कितना? 4 kg। M3 कितना है? 6 kg। नीचे क्या होगा? 4 हो जाएगा। M1 कितना है? 2 kg। नीचे क्या होगा? 4 होगा। सॉल्व करोगे तो इतने न्यूटन फोर्स आ जाएगा। कर लोगे? अगला क्वेश्चन देखिए। हाँ, कैलकुलेट टोटल फोर्स एट ए पर कुल फोर्स निकालना। ये एक आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल है। यहां पर मास कितना है? M। यहां पर मास कितना है? M। यहां पर मास कितना है? M। सबकी साइड कितनी है? ये है A, ये है B, ये है C। आपको A पे फोर्स निकालना है। तो इस A वाले मास को ये वाला मास अपनी तरफ खींचेगा इधर, इस वाले मास को ये वाला मास खींचेगा अपनी तरफ इधर। चलो, तो क्या है? फोर्स ऑन A ड्यू टू B, और ये क्या होगा? फोर्स ऑन A ड्यू टू। अच्छा, दोनों फोर्स के इसी के ऊपर निकालना है मेरे को, केवल एक के ऊपर फोर्स निकालना है। तो मैं केवल एक पे ऊपर लगने वाले फोर्स की बात करूंगा। तो ये वाला मास इस वाले मास को इधर खींच रहा है इस फोर्स से,
ये वाला मास इस वाले मास को इधर खींच रहा है इस फोर्स से। अभी मैं टोटल फोर्स निकालना चाहता हूँ। टोटल फोर्स आपको पता भी है, हमें वेक्टर सम करना पड़ेगा। अच्छा एंगल कितना दोनों बीच में, 60 डिग्री। क्या है, तो ये टोटल फोर्स एट ए क्या होगा, अंडर रूट क्या होगा, एफ ए बी स्क्वायर प्लस एफ ए सी स्क्वायर प्लस 2 एफ ए बी एफ ए सी कॉस 60। समझ गया, फोर्स एट ए इक्वल्स टू में अंडर रूट एफ ए बी किसके बीच का फोर्स है, ए और बी के बीच का फोर्स है। बताओ कितनी होगी वैल्यू, जी दोनों मास क्या है, m1 m2 दोनों सेम है, तो क्या होगा एम स्क्वायर अपॉन में दूरी कितनी है एल का होल स्क्वायर, इसकी फोर्स की वैल्यू आ गई। एफ ए सी किसके बीच का फोर्स है, इसके और इसके बीच के फोर्स है, तो क्या होगा जी दोनों मास सेम है, एम स्क्वायर दूरी क्या है एल स्क्वायर प्लस 2, इस फोर्स की वैल्यू आपने निकाल रखी है जी, जी एम स्क्वायर अपॉन में एल स्क्वायर, ये भी क्या होगा जी एम स्क्वायर अपॉन में एल स्क्वायर, और cos 60 क्या होता है 1/2, ये दोनों क्या होगा कैंसिल हो गए, कैंसिल हो गए, तो भैया क्या होगा जी एम स्क्वायर अपॉन में एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, जी एम स्क्वायर अपॉन में एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, और इधर भी दोनों सेम है, तो क्या होगा जी एम स्क्वायर अपॉन में एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। यहां पर कितनी बार है, 3 बार है, एक ही चीज 3 बार है, तो क्या होगा 3 टाइम्स ऑफ जी एम स्क्वायर एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, जिसका स्क्वायर होता है वो अंडर रूट के बाहर आता है, तो क्या होगा अंडर रूट 3 जी एम स्क्वायर अपॉन में एल स्क्वायर, यही क्या है टोटल फोर्स है ए पे लगने वाला कुल फोर्स क्या आपका इतना है। ठीक है भैया, ये ठीक है, इससे हार्ड क्वेश्चन आएंगे नहीं, ठीक है। इतने मैंने दूसरे बैचेस में कराया था, आपके बैच में करा रहा हूं। कल जो क्लास होगी वही टाइमिंग है जो अपनी रोज की होती है, ठीक है। एक क्लास यहाँ पे, एक क्लास वहां पे, ठीक है। मिलते हैं कल की क्लास में, हाँ जो टाइम होती है वही, ठीक है बेटा, मिलते हैं अगली क्लास में। आज के लिए इतना ही, टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत।